सो हे गाइस, स्वागत है आपका वीडियो में। तो पहले 1 मिनट अपन बात कर लेते हैं कि जो अपन रेगुलर जनरल साइंस की और इंडियन जीके और भी बाकी सारे जो आप कमेंट में बताते हैं उन सब की क्लासेस, उन सारे टॉपिक्स, उन सारी विषय की क्लासेस अपन ने चैनल पे डाल रखी हैं और आगे भी डालते रहेंगे। ठीक है, तो अभी अपन जनरल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से अपन ने ह्यूमन ब्लड का टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है और मानव रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब मानव हृदय ये भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो देखनी हो तो अपने उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और अभी अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स है और आप इनको हूबहू उतार सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टेट BCS हो या फिर SI, कुछ SI पटवार, कोई से भी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स के लिए और सारी क्लासेस के लिए ये सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं अभी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, मतलब अति जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। मतलब शरीर में जो जटिल पदार्थ जाते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। ठीक है, तो पाचन की परिभाषा है, ऑप्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चरण, इसके 5 चरण होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनते हैं इनको क्रम में लगाने के। तो ठीक है, तो अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, पहले अंतर्ग्रहण होगा मतलब निगलेंगे, उसके बाद इसका पाचन शुरू होगा मतलब टूटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका अवशोषण होगा। ठीक है, फिर स्वांगीकरण मतलब शरीर के भागों तक, उसके बाद उसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो कई बार इस सवाल में सब अधिकतर लोगों को गलत हो जाता है, पर अभी आप गलत मत करना, क्योंकि पहले अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन मतलब टूटेगा, फिर उसका अवशोषण होगा। ठीक, फिर शरीर के भागों तक पहुंचेगा, फिर उसका उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी कि स्वांगीकरण क्या होता है। तो पोषक पदार्थों के पाचन एवं अवशोषण के पश्चात भोजन स्वांगी स्वयं ही जहां उनकी जरूरत हो, स्वांगीकरण कहलाता है विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, और इसके बाद मानव पाचन तंत्र का एक चित्र अपन ने जो बनाया है वो आप देख सकते हैं, इसको अपन समझाते हैं। ठीक है, कि मानव पाचन तंत्र किस प्रकार से दिखता है। तो ये शुरू अपन मुख्य गुहा से करते हैं। तो इससे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मुख्य गुहा जो होती है उसका जो pH होता है वो अम्लीय होता है 6.5। क्यों? ताकि उसमें अगर अम्लीय नहीं होगा तो उसमें बदबू आने लगेगी। ठीक है, तो मुख्य गुहा का pH 6.5 होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रसनी, ठीक है, फिर ग्रसनी के बाद आमाशय, आमाशय के पास पित्ताशय। ठीक है, यकृत यानी लीवर, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर है, और लीवर में होता है पित्ताशय। ठीक है, फिर एक साइड में है अग्नाशय। ठीक है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, इसमें ग्रहणी होती है। ठीक है, ग्रहणी इस साइड में होती है। फिर ये जो बड़ी आंत ये होती है 1.5 मीटर की, मतलब बड़ी आंत 1.5, इसको बड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि चौड़ाई में ज़्यादा होती है। ठीक है, और छोटी आंत ये ज़्यादा लंबी होती है बड़ी आंत की तुलना में। ठीक है, फिर इसके बीच वाला भाग को कॉलन कहते हैं। ठीक है, और ये मध्यांतर है बीच में। ठीक है, फिर एक है कि अपेंडिक्स जहाँ से लटका होता है वो उस भाग को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीकम। ये इंपॉर्टेंट है कि अपेंडिक्स जिस भाग से लटका होता है उसे क्या कहते हैं, सीकम। तो आप ध्यान से इसको याद करना कि ये जो मैंने 3-4 प्रश्न बताए वो वापस रिपीट कर लेते हैं अपन। कि पहला तो कि मुख्य गुहा का pH कितना होता है, तो 6.5। क्यों? क्योंकि अम्लीयता बनाए रखने के लिए, वरना इसमें से बदबू आएगी। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि बदबू आने का कारण उसकी अम्लीयता का कम होना। ठीक है, अम्लीयता अधिक मतलब क्षारीयता की ओर जाता है तो उसमें बदबू आने लगती है। ठीक है, फिर भोजन नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि वो है अग्नाशय। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि वो है यकृत यानी लीवर। लीवर एक ऐसा भाग है जिसको अगर आप काट दिया जाए तो वो वापस कुछ समय बाद वापस बन जाता है। ठीक है, फिर जो बड़ी आंत के जो मध्य वाला भाग है, जो बीच वाला ये, ठीक है, इसको कॉलन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपेंडिक्स जो किससे लटका होता है वो सीकम से लटका होता है। ये 4-5 प्रश्न हो गए इंपॉर्टेंट। तो इसको आप याद कर लेना, चित्र बना लेना नोट्स में और आराम से, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चित्र को पढ़ने के बाद अभी आते हैं अपन इसकी थ्योरी की ओर।
तो मनुष्य में आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल जो होती है, पोषण नाल, ठीक है, 30 से 33 फीट। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई 30 से 33 फीट होती है, मतलब कम से कम 3 मंजिला घर के बराबर, ठीक है। तो मुख से गुहाद्वार की लंबाई आहार नाल कहलाती है, ठीक है, गुहाद्वार तक, मतलब ये पूरा सिस्टम, ठीक है। पाचन से संबंधित प्रथम अंग मुख है, मुख गुहा में खुलता है, जो मुख गुहा में खुलता है, ठीक है। फिर मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कर्तनक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, ठीक है। फिर जीवन में लार ग्रंथियां स्थित होती है, ठीक है। दांत का कार्य भोजन को काटना, कुतरना और चबाना होता है, ठीक है। हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। अब इम्पोर्टेंट और तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि मुख गुहा में जो उपस्थित 3 प्रमुख लार ग्रंथियां होती हैं उसके बारे में। इससे सवाल बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। पहला है पैरोटिड लार ग्रंथि। यह कान के ठीक नीचे स्थित होती है, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, पैरोटिड, ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। फिर मम्स में ग्लास में पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ये लार ग्रंथि कुल लार ग्रंथि का 25% लार बनाती है, ठीक है, पैरोटिड लार ग्रंथि, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है, कान के ठीक नीचे होती है, ठीक है। तो ये मम्स में या ग्लास में पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो ये अपने जो कानमूल हो जाते हैं वो उसका रीजन। उसके बाद सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है, ये लार ग्रंथि जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। ये ग्रंथि सबसे छोटी लार ग्रंथि है, जो लार का 5% भाग ही बनाती है, कुल लार का 5%, ठीक है। इसके बाद सब मैंडिकुलर ग्रंथि, यह ग्रंथि दोनों जबड़ों के ठीक नीचे स्थित होती है, जो लगभग 70% लार बनाती है, अर्थात ये सर्वाधिक लार बनाने वाली ग्रंथि है। लार ग्रंथियाँ 24 घंटों में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनाती है तथा लार में सर्वाधिक मात्रा में पानी होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी मुख गुहा का जो pH होता है वो 6.5 होता है, अर्थात अम्लीय होते हैं, ठीक है, इसलिए बदबू भी नहीं आती, और अगर बदबू आए तो अम्लीयता कम हो गई है, मतलब अम्लीयता हट गई है उसमें से, ठीक है। तो लार ग्रंथियों से टाइलिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम बनते हैं। टाइलिन एंजाइम को लार एंजाइम भी कहा जाता है, जो कार्बो के पाचन में सहायक होता है, अर्थात टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर अपने एक फैक्ट ये है कि सब मैंडिकुलर और पैरोटिड ग्रंथि में यह है कि पैरोटिड ग्रंथि साइज में बड़ी होती है, जबकि सब मैंडिकुलर साइज में इतनी बड़ी नहीं होती, परंतु सब मैंडिकुलर 75% जो लार का हिस्सा होती है वो सब मैंडिकुलर से बनता है, ठीक है, और पैरोटिड से 25%, ठीक है। तो ये अंतर था, ये आपके मन में भी आया होगा कि हाँ ये कैसे, तो ये इस प्रकार से था इसका जो ओवरऑल, ठीक है। तो लाइसोजाइम पसीने में, आंसुओं में, गोमूत्र में भी पाया जाता है लाइसोजाइम, ठीक है। ये एग्जाम आया था कि लाइसोजाइम किस किस में पाया जाता है, तो ये गोमूत्र में, आंसुओं में और पसीने में लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम जो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणु को ये नष्ट करता है, और टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। फिर आते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर कि मुख गुहा में जो बनी भोजन की लुगदी होती है उसे बोलस कहते हैं। बोलस यानी बोलना, तो बोलते कहाँ से, मुख से, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि बोलस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आया वो प्रश्न, ठीक है। मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है और ग्रसनी की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, जहाँ से हवा एवं दोनों ही गुजरते हैं, ठीक है। तो एपिग्लोटिस वॉल्व भोजन में कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। फिर भोजन नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जो पाचन संबंधी कोई क्रिया नहीं करती, तो पाचन से इसका कोई संबंध नहीं है। भोजन नली भोजन को आमाशय तक ले जाती है, इतना इसका कार्य होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसका पार्ट 2 ओपन बनाने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में साथ बने रहना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आगे।